मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल है इंटरव्यू ऑफ मिस याना मीर एंड मिस्टर जे के याना मीर, जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ के आरिफ जाकिया के साथ कन्वर्सेशन में बड़ी शानदार वीडियो, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बाद आई थिंक ये पहला डायरेक्ट इंटरव्यू है जो आरिफ जाकिया साहब उनके साथ कर रहे हैं। शानदार होने वाली वीडियो, आप भी देखें हम भी देखते हैं, फिर इस वीडियो खत्म होने के बाद बात करते हैं। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम हैं याना मीर जी के साथ। याना मीर जी कश्मीर की बेटी, भारत की बेटी, आजकल लंदन आई हुई हैं। आज से 2 दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के अपने ख़यालात बताए। उन्होंने भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जो प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से काफ़ी बेबाक बातें की। तो आज याना जी ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दर्शकों को उनके ख्यालात सुनाएं। याना जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। याना जी, शुरू करते हैं पहले कश्मीर से। आप कश्मीर में रही हैं, आप कश्मीर की हैं। ज़रा बताइए क्या फ़र्क है कश्मीर आज से 10 साल पहले में और आज के कश्मीर में? 10 साल पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आज़ादी पहले नहीं होती थी, लोगों को खुल के जीने की जो आज़ादी है, सी डर से उनको आज़ादी मिल गई है। डर डर यानी क्या होता था? पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाए। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना भर्ती हो जाए, जाकर ड्रग्स में ना मुलविस हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर नफ़रत फैलानी है तो पहले जो है ड्रग्स का जहर यूथ के रगों में इंजेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ड्रग्स से जो है नफ़रत बढ़ती है, नफ़रत करने की वो जो फीलिंग वो बढ़ती है। तो ये सब कुछ फैलाया, सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तान ने, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी में। आज भी जो है बहुत सारे NGOs हैं, गवर्नमेंट फंडेड NGOs भी हैं जो ड्रग्स से यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो इतने सालों से जो वो चल रहा था उससे इतने जल्दी निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हालात कुछ ऐसे थे, लड़कियों को फ्रीडम नहीं थी, ना स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की फ्रीडम थी, ना सेल्फी लेती थी। और आज देखो रैपिंग करते हुए आपको सड़कों पे नजर आएंगी कश्मीरी लड़कियां, स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रही हैं। टूरिज्म के हवाले से आप देखो, टूरिज्म इतना बढ़ चुका है बिकॉज लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर भाई हम सेफली घूम सकते हैं। लेकिन देखिए पहले भी मैं आपको बता दूं, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को हाथ छूता नहीं था, टूरिस्ट को हार्म नहीं करता था, मगर एक डर तो रहता था ना टूरिस्ट के दिल में। तो ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी अगर आप देखें वहाँ पर पहले क्या होता था, सिर्फ हड़तालें होती थी, स्कूलें बंद होती थी, कॉलेजेस बंद होते थे, ऑफिसेज बंद होती थी, दुकानें शटर डाउन होते थे। 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उनको मिलते थे पैसे ये सब करने के। लेकिन अब सब बंद हो गया, ना इन्हें शिकंजा कस लिया है, इलीगल फंडिंग अब नहीं होती, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले या तो जेल में या मर चुके हैं। सैयद अली शाह गिलानी साहब नहीं रहे, यासीन मलिक जेल में, आसिया अंद्राबी जेल में है। तो हमारी सोसाइटी के परपेट्रेटर्स आज जेल में हैं। आज जो हमारी सोसाइटी वो तरक्की की तरफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। याना जी, पाकिस्तान ने अभी जैसे 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया और उसमें
दुनिया भर में पाकिस्तान एम्बेसीज ने प्रोग्राम किए, ये सब किया, और उसमें ये बताया कि भारत में कश्मीर में भारतीय फौज अत्याचार कर रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रहा है, मिसिंग पर्सन्स बढ़ रहे हैं और भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इससे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं। मतलब मुझे तो पहली बात हंसी आती है कि हम डिफेंड क्यों करते हैं। हम भारतीय डिफेंड ही क्यों करते हैं? क्यों हमें जरूरत है डिफेंड करने की? पूरी दुनिया ने तो देख ही लिया ना, G20 हो गया ना कश्मीर में, देख लिया। सबको पता है कि तरक्की की राह पे चल पड़ा है कश्मीर। जो आवाम है वो प्रोग्रेस कर रही है, आवाम को जॉब्स मिल रहे हैं। MSME रजिस्ट्रेशन देख के आपको समझ आएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जाहिर बात है आवाम को जॉब्स मिल रही है, एवरीथिंग इज देयर। Why should we give any explanation to these third world countries like Pakistan? मगर ये है कि हम भारतीय मिलके आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई बहन वहां फंसे हुए POJK में, उनके लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते भाई? उनकी दुख तकलीफ को हम यूज करते हैं पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने के लिए। जा आटे की लाइन में खड़ा हो जा। अरे लेकिन वो जो POJK में जिनको आटा नहीं मिल रहा, वो हमारे ही लोग हैं ना, आवाज उठाना चाहिए हमें उनके लिए। क्यों नहीं हम ट्रक भर के रेडी रखते हैं बॉर्डर पे और पाकिस्तान को बोलते हैं, और जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स इदारे हैं दुनिया भर के, जो इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, क्यों नहीं हम इंडियंस मिलके ये कहें कि POJK के लोगों के लिए हम आटा भेजेंगे, हम ट्रक्स रेडी करते हैं आटा भर के। पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोलो कि बॉर्डर्स खोल दें, हम आटा भेजते हैं। हम क्यों नहीं करते ये? व्हाई डोंट वी डू इट? क्योंकि जरूरी जहां पर है वहां हमें बोलना चाहिए। वो भी अपने ही लोग हैं, अखंड भारत का हिस्सा है ना, वो अपने ही लोग हैं। वहां पे उन्हीं की नदियों में से जो इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है वो उन तक ही नहीं पहुंचती। आप सोचिए, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन उनको लाइट मिलती है। अगर आप घंटों के हिसाब से देखें, 20-20 घंटे अगर दिन के लोड शेडिंग होते हैं, तो इन द होल वीक आपको कितने घंटे लाइट मिली? अगर आप 4-4-4 करके करें तो हार्डली 1 या 2 दिन, मतलब पूरे हफ्ते में 2 दिन उनको इलेक्ट्रिसिटी होती है, बाकी दिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि उन्हीं की नदियों से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हम, अच्छा ये जब हमारा 370 हटा था, इंटरनेट काटा गया था, मैं खुद भी मैंने खुद मुजाहरा किया था कि भाई हमें हमारा इंटरनेट वापस दे दो, ठीक है। लेकिन वो सिक्योरिटी इश्यूज के लिए कुछ साल भर के लिए किया गया था, मानते हैं। फिर उसके बाद 2G ऑन कर दिया गया। बट माई पॉइंट इज, POJK में तो है ही नहीं इंटरनेट। POJK में नेटवर्क ही नहीं है, इवन फोन नेटवर्क नहीं है। वो कुछ वहां से मैसेज भेजते हैं तो वो कम से कम 4-5 घंटे तक, कभी कभी तो पूरे 24 आवर्स तक गोल घूम रहा होता है, उनका मैसेज जाता ही नहीं किसी। वो इस तरह से जी रहे। तो हम इंडियंस, हमें कौन सी पैसों की कमी है? हम क्यों नहीं बोल सकते कि हम वहां पे टावर बनाएंगे बॉर्डर पे, हम POJK वालों को इंटरनेट देंगे, फोन सर्विसेज देंगे, हम देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो उनको दे नहीं रहा है। हम क्यों नहीं आवाज उठाते उनके लिए? हम कब तक अब कश्मीर को डिफेंड, हमारे जम्मू कश्मीर को कब तक डिफेंड करते बैठेंगे, और क्यों करेंगे? क्या जरूरत है? याना जी, बात तो आपने सही कही कि आफ्टर ऑल आप कश्मीर की हैं, तो आपको कश्मीरियों का दर्द होगा, चाहे वो LOC के इस तरफ हैं या उस तरफ है। लेकिन बजाय इसके कि हम उनको आटा भेजें, हम उनके लिए टावर लगाएं, हम अपना POJK वापस क्यों नहीं ले लेते? इसलिए कि कश्मीरियों ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी, तो इसीलिए की थी ना कि हमारे कश्मीर को बचाओ इन इन्वेडर्स से। तो हमारा कश्मीर POJK उनके कब्जे में है, तो उसको वापस क्यों नहीं ले रहे? वापस कैसे लिया जाए आरिफ साहब? वही तो बात है, वापस कैसे लिया जाए? व्हाट इज द वे, व्हाट इज द रोड मैप टू टेक इट बैक? अगर हम ऐसे ही वापस लेते तो वहाँ अपराइजिंग भी हो सकती है। देखिए जाहिर बात है वो पाकिस्तान के साथ तो खुश है नहीं, लेकिन इंडिया को लेके एक फियर उनके दिल में डाला जा चुका है। क्योंकि मैं यहाँ पर लंदन में POJK कम्युनिटी से मिल चुकी हूँ, UK में जो है, नॉट ओनली लंदन में, कई जगहों पे जो उनकी कम्युनिटीज हैं उनसे मिल चुकी हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मासूम लोग हैं, अनलाइक पाकिस्तानीज। इनको ये इतने इमोशनल है ना, तभी तो इनको इतनी आसानी से बरगलाया जाता है। तभी तो जो इनके जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो अनएजुकेटेड यूथ हैं, इनको बोला जाता है कि जुल्म हो रहा है मुसलमान बहू बेटियों पर, औरतों पर, उनके साथ अजमत रेजी हो रही है इंडिया में, ये हो रहा है, वहाँ मुसलमानों को नमाजें नहीं पढ़ने दिया जाता, कश्मीरियों को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो दूध लेने, दवाइयाँ लेने बाहर नहीं जा सकते। ऐसी चीज़ें उनको बोल बोल के बरगलाया गया है, ऐसे इमोशनल लोगों को।
तभी तो ये फिर टेररिस्ट बन जाते हैं। मगर जब ये इस तरफ आके देखते हैं फिर इनका माइंड चेंज हो जाता है। जब ये मुझसे मिले इनका माइंड चेंज हो गया, सचमुच इंडिया आपको कोई तकलीफ नहीं देता, इंडिया को। मैंने कहा कहाँ से, क्या आप कह रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, आकर देखो तो सही, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, कभी आओ, कभी देखो कि कौन सा हम पर जुल्म हो रहा है। हम तो राजी खुशी जी रहे हैं इंडिया में। खास करके कश्मीर, आज की तारीख में आरिफ साहब, कश्मीर सबसे शांतिपूर्ण जगह कश्मीर है। आप पूरे इंडिया में देखो क्या वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, हल्द्वानी में क्या हो रहा है, कश्मीर इज पीसफुल, सुकून, सबसे ज्यादा अमन और शांति आज कश्मीर में है। तो मतलब बोल क्या रहे हो आप लोग कि, मैं पीओजे के वालों से सवाल करती हूँ कि क्या बोल, उनको ये डर है कि इंडिया ने जबरदस्ती हम पर कब्जा किया हुआ है। ये डर उनका निकालना जरूरी है, उनको ये बताना जरूरी है कि आप हमारे लोग हो, आप, हम आपके लिए हैं, हम हेल्प करने के लिए हैं आपको, ठीक है ना। तभी तो वो खुद अंदर वहां पर अपराइजिंग करेंगे, वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से तो वो है ही नाराज, लेकिन कम से कम उनको ये तो लगेगा कि इंडिया तो दोस्त है, इंडिया तो हमारा अपना है। तो जब वो अपराइजिंग वहां के लोग खुद करेंगे, वो खुद बगावत करने लगेंगे, तभी तो हम वापस ले सकते हैं। जी याना जी, कश्मीरी जो यहाँ पे रहते हैं उनका तो मुझे समझ में आता है कि वो शुरू से ही पाकिस्तान हाई कमीशन से अटैच रहते हैं। मैं बेल्जियम में था जब, तो हमें भी फ़ौरन मैसेज आ जाता था कि भाई आप 2-3 लोगों को लेके पहुँचे इंडियन एम्बेसी पे, प्रोटेस्ट करना है ये वो। लेकिन आज का जो पीओजेके में रहने वाला कश्मीरी है वो पाकिस्तान से तंग है। ये लोग तो अभी भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग कश्मीरी नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अब ये ब्रिटिश हैं, इनकी तीसरी चौथी नस्ल ब्रिटिश हो गई है। वहाँ पे एक अपराइजिंग तो है अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट प्रो इंडिया बट अगेंस्ट पाकिस्तान। yes. लेकिन क्या हम वहाँ पे एजुकेट नहीं कर सकते? जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि भारत वो करे जो पाकिस्तान ने JNK में किया। पाकिस्तान तो टेररिज्म करवाता था, पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेन करता था, भेजता था, फंडिंग करता था। लेकिन हम नहीं कह रहे कि भारत वहाँ पे टेररिज्म करे, आफ्टर ऑल दैट इज पार्ट ऑफ भारत। लेकिन कुछ ऐसे उनके एजुकेशन के हवाले से कि भाई देखें हम इंडिया में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई भारत को करना नहीं चाहिए? मैं वही तो कह रही हूँ कि उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि भारत आपका दुश्मन नहीं है, और भारत को टेररिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी अननोन गनमैन हैं जो वहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं। तो उसमें भारत को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। वहाँ लोग खुद ही आपस में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रहा है। तो भारत को उस तो जरूरत ही नहीं है। बस हाँ, जरूरत इतनी है कि जो अपने लोग हैं उनको ये बताया जाए कि आप हमारे अपने हो। देखो जैसे जम्मू कश्मीर, मैं तो पहले से ही मेरे दिल में इंडिया ही बसता था रग रग में, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई ऐसे लोग थे, मेरी फैमिली में भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक इंडिया पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, अभी तक, यानी कि कुछ 1-2 साल पहले तक मैं बताऊं। लेकिन उनका भी दिल जीता गया ना। कितने सारे हैं जिन्होंने PIL दे के रखा था सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ, उन्होंने विड्रॉ किया ना PIL। क्यों किया? कोई उनके साथ जोर जबरदस्ती थोड़ी हुई, उन्होंने दिल से किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार हाँ, हम ऐसे ही डर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने तो सचमुच बहुत चेंजेस की। हाँ, अब वो खून खराबा नहीं होता, हड़तालें नहीं होती, बंड कॉल्स नहीं होते, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, यूथ जो है वो सही रास्ते पे चल पड़ा है, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है। जब देख रहे हैं तो दिल तो जीता ही गया। तो जाहिर बात है, क्योंकि भारत को हम माँ समझते हैं, और माँ जो है वो बच्चे का भरोसा जीतना माँ के हाथ में है, ठीक है ना। तो अब माँ ने वो कर दिखाया, हमारी भारत माँ ने वो कर दिखाया कश्मीर में, तो फिर POJK के लोगों के साथ क्यों नहीं करेंगे? वही करेंगे, उनको भी अपनी तरफ लाएंगे। और जो माँ होती है ना, उसको टेररिज्म करने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, लेकिन जहां पर स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है वहां पे मुक्का तो पड़ता ही है, और वो पढ़ा भी है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस को डिटेन किया गया था, जैसे हमारे इंटरनेट को बंद किया गया था कुछ टाइम के लिए, आई थिंक वो जरूरी था, वो मुक्का पढ़ना जरूरी था, ताकि ये जो अफरा तफरी चल रही थी, ये जो डबल एजेंसी के गेम्स चल रहे थे कि वहां से भी पैसे लेंगे, यहाँ से भी पैसे लेंगे, इनको बोलेंगे कि हम अमन शांति रखेंगे, उनको बोलेंगे कि हम बगावत जिंदा रखेंगे, तो ये जो डबल एजेंसी का गेम था, इसको बंद करने के लिए एक मुक्का पड़ना जरूरी था माँ की तरफ से, जो पड़ गया। जी याना जी, मुशर्रफ के दौर में हम अक्सर सुनते थे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत से डील करे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको वो कर दिया जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर, और जो आपके पास है आप रखो, हमारे पास ये हमारा हमें दे दो। लेकिन भारत ने कभी इस किस्म के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया।
अब काफ़ी अरसे से बीइंग ए पाकिस्तानी और जो मेरे सोर्सेज हैं उससे ये पता चल रहा है कि भारत अमेरिका के ज़रिए कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के ज़रिए कोशिश कर रहा है कि भारत पीओजे भी ले ले, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को भूल जाए और उसको एज ए फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले। जबकि जो रियासत जम्मू कश्मीर थी 1947 से पहले की, उसका पार्ट एंड पार्सल था गिलगित बल्तिस्तान। और आज गिलगित बल्तिस्तान में पीओजे से ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ पे कोई सिविक सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे कोई बेसिक राइट्स ऑफ लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप नहीं समझती कि पीओजे के साथ जब हम बात करते हैं तो हमें गिलगित बल्तिस्तान साथ में ज़रूर ऐड करना चाहिए और हमें स्पेशल कोई पॉलिसी, भारत को स्पेशल कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, अखंड भारत का हिस्सा छोड़ेंगे नहीं, उसको भी ले ही लेंगे, लेकिन यस मे बी उसके लिए पॉलिसी अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो फिफ्थ प्रोविंस बन चुका है। जाहिर बात है कि लोगों की इजाज़त के बगैर, लोगों की मर्ज़ी के बगैर बना है, लेकिन बन चुका है पाकिस्तान का फिफ्थ प्रोविंस। लेकिन देखिए, लोग जो है ना, वो आफ्टर ऑल वो पूरा इलाका जो है लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ था, और लद्दाख में मैं गई थी, वहाँ के लोगों के साथ मैंने बात की, मेरे वीडियो मौजूद भी है, आप सब देख सकते हैं। जो लद्दाख में 2 वीडियोस हैं, एक तो लद्दाख में जो घूमने वाला वीडियो वो नहीं, लेकिन जहाँ पे मैं लोगों से मैंने बात की, जहाँ पे वो क्लियर बोल रहे हैं कि दे आर प्राउड इंडियंस, और कभी चाइना सोच भी नहीं सकता कि हमारा लैंड लेगा। ये आखिर नस्ल तो वही है, लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये अगेन आई टेल यू, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इंडिया को लेकर, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की जहनियत लोगों में डाली है थ्रू एकेडमिक्स के थ्रू, जो उनकी एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू, जो उनके जो लीडर्स तकरीरें करते हैं उसके थ्रू, ऐसे करके 70 सालों से लोगों के दिमाग में, जहनियत में सिर्फ इंडिया के खिलाफ जहर उगला गया है। तो जाहिर बात है कि जब वहाँ के लोग रेडी नहीं है, उनको लगता है कि दे फील कि इंडिया तो दुश्मन है ही है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में एक साइड को जो है स्मार्टली काम लेना पड़ेगा। इंडिया अगर इस ज़मीन को चाहता है तो स्मार्टली पहले लोगों को अपनी तरफ करना है, और हम उस चीज़ में माहिर हैं, हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। एक फैक्टर चाइना भी आता है, हालांकि चाइना इज नॉट पार्टी, इवन पाकिस्तान इज नॉट पार्टी, पाकिस्तान इज एन ऑक्यूपायर। चाइना के सीपेक के हवाले से पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। इन केस एनी सिनारियो के पाकिस्तान टूट जाता है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि पीओजे के एंड गिलगित बल्तिस्तान कम्स बैक टू भारत, तो आप एज ए जर्नलिस्ट वेल इन्फॉर्म्ड होती हैं, आप समझती हैं कि भारत विल ऑनर ऑल दोज एग्रीमेंट्स ऑफ चाइना? देखिए, भारत जो है, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस। भारत सिर्फ प्रोग्रेस देखता है, पॉजिटिविटी देखता है, एंड भारत को अगर लगता है कि वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स के होने से आवाम का उसमें फ़ायदा है, तो शायद ऐसी कोई पॉलिसी आ सकती है जिसमें भारत चाइना को बोलेगा कि भाई ठीक है, एज लॉन्ग एज आप इन लिमिट्स में रहो, हम आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाने देंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिकॉज देखो, नेगेटिव स्ट्रैटेजी भारत में नहीं है, भारत में कभी नहीं रही। भारत नेवर थिंक्स के लाइक, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जहाँ पर भारत को लगे कि उसकी आवाम का नुकसान है, भारत वो नहीं करेगा। और जहाँ भी भारत को लगे कि इससे मेरी आवाम का फ़ायदा है और शायद हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो हिस्सा हमने लिया तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से हमें खड़ा करना पड़ेगा, उसमें हमारा भी तो नुकसान है। तो इकोनॉमिकली भारत ने हमेशा सही डिसीजंस ही लिए हैं और आगे भी सही डिसीजंस लेगा। अजीज दोस्तों, याना जी का एक किरदार तो कश्मीर की बेटी है, तो दूसरा किरदार शी इज़ ए वेरी एक्टिव जर्नलिस्ट, और अब जर्नलिस्ट की हैसियत से हम उनसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। सबसे पहले याना जी ये बताइए कि ये जो भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेके आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही अम्यूजिंग फैक्ट है कि महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं 10,000 का पेंशन मांगने के लिए। अजीब नहीं लगता आपको? और इस तरह से मतलब इतनी चीज़ें, और जहाँ तक मुझे पता है कि कई स्टेट्स में, कई बीजेपी स्टेट्स में
जो है एमएसपी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट फार्मर से खरीदी अलाउ किया गया है। आई थिंक 22 या 18 स्टेट्स में डायरेक्ट खरीदी अलाउ की गई है। बहुत सारे स्टेट्स में जो है इनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी की गई हैं। इनफैक्ट जो बीजेपी के स्टेट्स नहीं हैं वहां पर इनकी मांगों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। जो मंडी वंडी होती है इनकी, वो नहीं हो रही है। तो मुझे भी सरप्राइजिंग लग रहा है कि ये इस टाइम, मतलब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब क्यों ये फिर नई कोई प्रोटेस्ट लेकर बैठे हैं। और सडनली मतलब न्याय यात्रा जो पार्ट 2 जो उनकी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा की न्याय यात्रा, उसको बीच में छोड़कर फिर फार्मर्स को मिलने चले गए राहुल गांधी। फिर जब फार्मर्स को मिलने चले गए, फिर उसके तुरंत बाद वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। मतलब ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या। और फिर इमीडिएटली प्रोटेस्ट शुरू होने के कुछ घंटों में उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस आएगी तो एमएसपी पक्का है। ऐसी चीजें। और फार्मर्स का मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको इतने सारे, दे वांट सो मेनी स्कीम्स, क्या बोलते हैं, मतलब इतने बेनिफिट्स चाहिए इनको, लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं देना है। याना जी, प्रोटेस्ट तो फार्मर्स के यहाँ भी हो रहे हैं और यहाँ इंग्लैंड में भी हो रहे हैं और हजारों ट्रक सड़कों पे हैं और उनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जा रहा है। वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है। कल स्पेन में बहुत ज़्यादा पिटाई की है फार्मरों की, लेकिन यहाँ के फार्मर एक जंग वाली सूरत हाल पे नहीं आए। वो अपनी गाड़ियों पे आके बख्तर वो लगा कर नहीं आए, क्रेने लेके वो पतंग से फिर और पुलिस इनके बीच, आई एम श्योर इनके बीच कोई खालिस्तानी एलिमेंट्स नहीं आए होंगे जो आज़ादी मांग रहे हैं यूके से। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है कि प्रोटेस्ट है फार्मर्स का, उसमें भी खालिस्तानी घुस जाते हैं। याना जी, मैं अभी भारत आया था और मैं गुजरात में अहमदाबाद में जब ऑटो में बैठ के वो पतंग फेस्टिवल में रात को पतंग मार्केट में जा रहा था, तो मेरे होस्ट जो थे वो हिंदू थे, तो रिक्शे वाला मुसलमान था। तो उसको छेड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब, ये देखें, ये पाकिस्तान से आया है और ये हमें गालियां दे रहा है कि तुम लोग यहाँ पे मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रहे हो, तो आप बताओ इसको ज़रा क्या हालत है। तो रिक्शे वाले ने साइड पे रिक्शा रोक के मुड़ के मुझे देखा और मुझे कहता है, तू पागल वागल है, तुझे पता है कि यहाँ पे क्या हालत है, तुम्हारे अपने पाकिस्तानियों की हालत क्या है, जाकर वहाँ पे देख। मैंने वहाँ पे जनरली मुसलमानों का रवैया देखा है कि दे आर वेरी हैप्पी विद भारत, लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हल्द्वानी में ये मुसलमानों पे हो गया। आपके यहाँ की कुछ जर्नलिस्ट हैं, अरफा खानम और राना अयूब और इस टाइप के, बहुत ज़्यादा रोना धोना विक्टिम कार्ड लेके चल पड़ती हैं। आप बीइंग ए मुस्लिम इंडियन, आपका क्या ख्याल है, भारत में मुसलमान ओप्रेस्ड है कि खुश है? देखिए, ये जो वन साइडेड रोना धोना करती है हमेशा, सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं हमेशा, इसकी वजह से सोसाइटी पोलराइज होती है। इसकी वजह से जो अंग्रेज़ों का जो मकसद था हमें बांटने का, वो मकसद आज भी मुकम्मल हो रहा है। और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और रोना धोना, ये सिर्फ मुस्लिम जर्नलिस्ट नहीं करते, कई सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट हैं जो हिंदू साइड से भी यही करते हैं। हर एक, अब देखो यूके में जहां तक मुझे पता है, जब कोई रिपोर्टिंग होती है कि भाई फलाने बंदे ने यहाँ पर क्राइम किया, चोरी की, बैंक लूटा या कुछ किया या सिग्नल तोड़ा, उसका मत वहां पे रिलीजन लिखा जाता है, उसका रिलीजन नहीं लिखा जाता, उसका बस नाम भी नहीं लिखते कई दफा, बस लिखते हैं कि 1% डिड लाइक दिस। इसका क्या मतलब है? ताकि किसी एक समुदाय को जो है पूरी सोसाइटी जज ना करे। लेकिन क्या इस तरह की रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इंडिया में हो रही है? नहीं हो रही है। हर जगह आपको जो कल्प्रिट है, जो परपेट्रेटर है, आपको उसका रिलीजन दिखाने की क्या जरूरत है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हर चीज को रिलीजियस एंगल देते हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको किस तरह से खुला छोड़ा हुआ है और क्यों? क्या भाई गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे यहाँ पे ये जो अंग्रेजों का जो मकसद था हमें बांटने का, हिंदू मुस्लिम पे के मुद्दे पे बांटने का मकसद पूरा हो? क्या अब गवर्नमेंट ये चाह रही है? ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं, रोज सुबह उठ के हिंदुओं को गाली देते हैं। किसी मुसलमान ने योगा क्या कर लिया, बोलते हैं कि देखो मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी है जो हर रोज सुबह उठ के हिंदुओं जो है मुसलमानों को गालियां देते हैं। हर एक जहां पर भी किसी मुस्लिम ने कुछ कर दिया, उसको ऐसे छाप देते हैं कि 1 मुस्लिम रॉब्ड अ बैंक हियर,
वन मुस्लिम ट्रबल्ड द गर्ल्स इन दिस विलेज। आपको मुस्लिम क्यों बोलने की जरूरत? क्या आपको सच में लगता है कि हर एक मुस्लिम ये करेगा? क्या मैं जाकर कहीं पे बैंक रॉब करूंगी? तो फिर आप हर एक मुस्लिम को इस तरह से अगर करेंगे, या जो इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन है, चाहे वो किसी ने अगर नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर दिया तो आप उसका सर कलाम कर दोगे? किसी ने अगर गाय भैंस पाली तो जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है तो शक करके उसको आप जिबा कर दोगे, ये कह के कि ये गाय की तस्करी कर रहा था? अगर गाय की तस्करी गलत है, ये तो मैं भी मानती हूँ, आई एम नॉट अ बीफ ईटर, लेकिन उसके लिए लॉज होने चाहिए। आप क्या उनको लिंच कर दोगे दिन दहाड़े कि ये तरीका है? तो ये जो है पोलराइजेशन को रोकने के लिए काम करने की जरूरत है। और ऐसे आरफा खानम जैसे जर्नलिस्ट या मोहम्मद आसिफ जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, या मिस्टर सिन्हा जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे लगता है इन सब पे मैं और भी नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि वो फिर वो हो जाता है कि भाई ये इनके खिलाफ क्यों है। एक्स मुस्लिम साहिल, लोगों को लगता है कि मैं इनके बारे में कंप्लेन करके इनके अकाउंट्स बंद करवा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और जहां भी उनको लगता है कि किसी ने हद पार कर दी है, तो वहां पर अब आप देखिए हल्द्वानी में जो हो रहा है, जो वहां पर हुआ, वहां पे जो डीएम साहिबा के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई कई जगहों पे मुस्लिम्स जो हैं दे आर इनोसेंट, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ये कौन कर रहा है? ये हिंदू पत्रकार कर रहे हैं जो सच के साथ खड़े हैं। तो आप सच के साथ खड़े रहो, ये हिंदू मुस्लिम मत करो। ये हमें बांटने की तरकीबें हैं बस, और कई जगहों पे वोट बटोरने की तरकीबें हैं, ये मत करो आप। जैसे आपने कहा, मुसलमान भारत के साथ बहुत खुश हैं, और देयर इज नो रीजन कि हमें कोई सींग थोड़ी लगे हैं कि हम जहां हिंदू देखें उनको मारने के लिए आगे। लेकिन हाँ, एक चीज है, ये जो जिन तंजीमें हैं ना, दारुल फलाना, दारुल बिस्ताना, इनको बंद करो। जब ये सऊदी में नहीं है, जब ये इजिप्ट में नहीं है, गजवाए हिंद की बातें करने वाले हर एक इदारे को बंद करो आप। रखना ही नहीं है ऐसे इदारों को, हमें अपने देश में क्यों रखना है भाई? हाउ कैन यू हैव देवबंद, यानी कि जो देव को का बुत बनाकर उसको प्रे करते, उसको बंद कर दो। ऐसे नाम से आप एक इदारा इंडिया में कैसे चला सकते हो भाई? इतने वोटों के भूखे हो कि इस तरह के इदारे आप चला रहे हो। इनकी वजह से हिंदूज भी डरे हुए हैं कि पता नहीं सोसाइटी में क्या हो जाएगा, हमारी बच्चियों को कन्वर्ट करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, सर कलाम करेंगे जैसे कन्हैया लाल को। क्या हिंदू भी डरे हुए, मुस्लिम भी डरे हुए हैं कि भाई हर जगह हमारा नाम बदनाम हो रहा है? जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं वो भी बदनाम है इन सारे इदारों की वजह से, तो इन इदारों को ही बंद कर दो। याना जी, भारत में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस करीब हैं, और जॉर्ज सोरोस ने लास्ट ईयर कहा था कि हम इस बार बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। एक अमेरिकन बिलियनर, एक इकोसिस्टम का डॉन, वो ये बात कर रहा है भारत के इलेक्शंस के हवाले से। तो आप अभी जब देख रहे हैं कि हल्द्वानी में हो रहा है या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये सब इलेक्शंस का ही है। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन के करीब क्यों हो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है इलेक्शन को लेके? आप क्या देख रही हैं, क्या होने वाला है? मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, मोदी जी आने वाले हैं। आप उनका अप्रूवल रेटिंग देखो, लीडर अप्रूवल रेटिंग, इट इज़ वेरी हाई। एंड जो मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया, जो उन्होंने हमारी देश की इज्जत बढ़ाई, जो हमारे देश के जो पॉलिसीज बने हैं, जो आवाम के लिए उन्होंने किया, जैसे वो हमारे लिए रोए थे जब हम कोविड में मर रहे थे, आई थिंक मुझे लगता है कि दुनिया में जो बाकी देश हैं, मैं इतनी जगहों पे जाती हूँ, आप सबको पता है, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, पीपल आर जेलस ऑफ अस, यू नो दैट, पीपल आर जेलस ऑफ अस। लोग जलते हैं हमसे कि मोदी जी हमारे लीडर हैं। सो ये चीज़ याद रखना वोट देने से पहले। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी किस्म की भक्त हूँ, अंध भक्त नहीं हूँ, ये मैं ओपनली बता दूँ, भक्त हूँ, अंध भक्त नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारी टॉप गवर्नेंस है, चाहे वो मोदी जी हैं या हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या अमित शाह साहब हैं, नोबडी वांट्स अंधी भक्ति। दे वांट कि भाई कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम सॉल्व करना चाहते हैं। ये इस तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है ना? तो जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हिंदुत्व का गान गाने से जो है हमारी गवर्नमेंट हमसे इम्प्रेस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मैं योगी जी के बारे में भी बता दूं,
योगी जी, आप देखो कि पता नहीं ये क्यों सियासत इस तरह करते हैं। योगी जी के दरबार में ज्यादा मुस्लिम ही बैठे होते हैं। मैं एक भी मुस्लिम को नहीं मिली हूँ उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, योगी जी सचमुच अपने सिटीजन से प्यार करते हैं और हर एक का मुद्दा सॉल्व करने की अपनी तरीके से कोशिश करते हैं, मगर बोलते क्या है? जाकर पार्लियामेंट में जाकर ज्ञानवापी की बात करेंगे, कहीं जाकर बोलेंगे कि हलाल को बैन कर दो। क्यों आपको बोलना है जब आपके स्टेट में आपने इतना फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया है, लोगों को जॉब्स जनरेट करके दिए हैं, भाई इन्वेस्टमेंट्स लाया आपने अपनी स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या फैंटास्टिक काम किया उत्तर प्रदेश में। मैं शॉक हो गई, हैरान हो गई। फिर क्यों भाई, फिर क्यों आपको हिंदू वाली बातें करनी है? क्यों आपको इस तरह से खुद को दिखाना है कि मैं सिर्फ हिंदुओं का सीएम हूँ? क्यों दिखाना है ऑन मतलब मीडिया में ऐसे क्यों दिखाना? तो ये जो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स, खुदा के वास्ते इसको बंद करो। ठीक है ना, लोग आपके साथ हैं तो इसका फायदा उठाओ जी। भारत के हवाले से आखिरी सवाल है कि इलेक्शन के बाद सुना है कि लेजिस्लेशन पे ज़्यादा तवज्जो होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा, तो आपका ख्याल नहीं है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे भी है, पॉपुलेशन रजिस्टर यहाँ पे भी है, बहुत जरूरी है। क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या मतलब है कागज नहीं दिखाएंगे? भाई कौन होते हो तुम कागज नहीं दिखाओ? कोई रोहिंग्या मुंह उठा के चला जाता है? हाँ, कोई पाकिस्तान से आ जाती है, आई तो आई 4 बच्चे लाई। क्यों भाई? हम यहाँ कोई धर्मशाला खोलकर बैठे हैं? हम इंडिया में हमारे अपने लोग हैं, हम पहले जॉब्स उनको देंगे। यूसीसी, एनपीआर बहुत जरूरी है, सीएए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ भाई बहन जो है वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं उस तरफ। उनको इंडिया अगर सहारा नहीं देगा तो कौन देगा? ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें देश में आनी चाहिए। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो भाई खुद को भारतीय मत बोलो, सीधे फ्लाइट पकड़ो, निकल जाओ सीरिया अफगानिस्तान, जहां आपको जाना है। अगर आपको शरिया चाहिए आप निकल जाओ सीरिया अफगानिस्तान। यहाँ पे इंडिया में यूसीसी आकर ही रहेगा जी। यानी जी एज ए जर्नलिस्ट आपकी नज़र आपके अड़ोस पड़ोस में भी होगी, ज़ाहिर है पाकिस्तान में इलेक्शंस करीब हैं और इलेक्शन हो चुके हैं और एक आर्टिफिशियल गवर्नमेंट जिस पे बहुत ही वावेला मचा, पूरी दुनिया ने कहा कि रिग्ड गवर्नमेंट है और आर्मी अपनी मतलब के वही आजमाए हुए पीडीएम सरकार लेके आई है। आप पाकिस्तान के हालात को कैसे देखती हैं? पाकिस्तान का मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि वहाँ पर लोगों की वोट की कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस की चोरियां हुई हैं, लोग जिस तरह से वहाँ पर मतलब हर तरह की जो चीटिंग, जो रिगिंग हो सकती है, पॉसिबल है इलेक्शंस के दौरान, वो वहाँ पर हुई है। और फिर भी उसके बाद भी कहा जा रहा है कि इमरान खान मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी से जीते हैं, लेकिन जितने दिया नहीं गया। कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है जब रिजल्ट्स डिक्लेयर करने से एक दिन पहले सारे वोट्स को स्क्रैप कर दिया गया और एकदम मतलब कट टू कट इमरान खान को इतने, नवाज शरीफ को इतने ऐसे वोट्स दिखाए गए। बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको कोई रिजल्ट्स ही नहीं। ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि उनको जीरो, मतलब उनके लिए किसी ने वोट ही नहीं किया, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसी से समझ आता है कि वहां पर रिगिंग की गई है और जिनको लोगों ने वोट किया वो तो जेल में है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक हालात है वहां पर, जिस तरह से हो रहा है। एक डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक किया जा रहा है। मतलब आर्मी, वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इतना पावर है कि वो लोगों के लिए हर डिसीजन ले रही है। यू नो, एवरीबडी देयर इज एट द मर्सी ऑफ द आर्मी। आज इमरान खान जिंदा है, जेल में, लेकिन जिंदा है, वो भी आर्मी कल चाहे तो आर्मी के लिए इतना इजी है उसको मरवा देना। मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है वहाँ लोगों के लिए। आई रियली डोंट नो। मेरे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, उनको जबरन जेल में उठाकर ले जाया गया। रीजन बीइंग कि वो हमेशा बेचारे, वो है प्राउड पाकिस्तानी, लेकिन हमेशा भारत के साथ दोस्ती की बात करते हैं, हमेशा सोल्यूशंस ढूंढते रहते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में कि कैसे दोस्ती की जाए। उनको उठाकर ले जाते हैं, पूछताछ होती है, उनको धमकियां दी जाती हैं। तो मतलब ये क्या तरीका है? सीरियसली आई डोंट नो वहाँ लोग कैसे जीते हैं। याना जी 2 सवाल हैं अब, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये बताइए
देखिए मैं सिंध से हूँ हाँ और सिंध और बलूचिस्तान केपीके पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी से तंग है। हाँ और मैं तो सीधा सीधा सिंधु देश की आज़ादी और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बात करता हूँ। हम पीसफुल लोग हैं, लेकिन बाकायदा वहाँ पे एक जंग चल रही है बलूचिस्तान में। आप नहीं समझते कि जेन्युइन आज़ादी की मूवमेंट है बलूचिस्तान सिंधु देश की केपीके के पठानों की। भारत को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बगैर सपोर्ट के तो बांग्लादेश भी ना बनता अगर भारत ने सपोर्ट ना की होती। वरना जेनोसाइड हो रहा था बंगालियों का और होता रहता अगर भारत ने इंटरवीन ना किया होता। तो हम भी तो भारत के ही बच्चे हैं ना। ठीक है, लाइन खींच दी गई 47 में, आफ्टर ऑल हम भी तो भारत के ही बच्चे हैं। अखंड भारत एक नक्शे का नाम नहीं है, अखंड भारत एक रीजन का नाम है और हम भी उसका हिस्सा हैं। तो भारत को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? आप सही कह रहे हैं, भारत को पूरी मदद करनी चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह की पॉलिसीज हमारी है, जिस तरह की अमेरिका की एक पकड़ है पाकिस्तान पे, फिर अमेरिका के साथ जो हमारी डिप्लोमेसी की पॉलिसी है, उन सब चीज़ों की वजह से हम ओपनली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चाहते तो यही है सारे भारतीय कि सिंध भी आज़ाद हो जाए। जो हमारी पश्तून बिरादरी है, जो हमेशा मतलब अफ़गान्स हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते हैं, अफ़गान पीपल, एंड जो उनका जो एरिया है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, वो पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, वो उनको भी आज़ादी मिल जाए। ज़ाहिर बात है बलूच भाई हमारे हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब आइडियोलॉजिकली इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर बात है कि उनके साथ भी दर्द का रिश्ता है इंडिया को। मगर हम ओपनली जो हैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल पॉलिसीज, जिनको शायद चेंज होने की ज़रूरत है। अजीज दोस्तों, पिछले दिनों जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे मैं भी मौजूद था और जब क्लोजिंग स्टेटमेंट याना जी से मांगा गया तो याना जी ने वहाँ पे कुछ ऐसी बातें की जिससे वहाँ पे मौजूद कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सारी पब्लिक ने काफ़ी देर तक तालियां बजाई और हर थोड़ी देर बाद ताली बजती थी। उस हवाले से याना जी से बात करने से पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा कि जब मैं 1990 में बेल्जियम आया ना, तो मैंने पॉलिटिकल अजाइलम ली। और पॉलिटिकल अजाइलम की कंडीशन ये थी कि आप अपने मुल्क में वापस कभी भी नहीं जा सकते। लेकिन हमारे लंदन में एक पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई को अजाइलम दी गई और वो बाकायदा पाकिस्तान भी जाती है। उसकी जान पाकिस्तान में खतरे में है, लेकिन वो पाकिस्तान रेगुलरली जाती है। उसको नोबेल पीस प्राइज और उसको मिलियंस ऑफ डॉलर इस नाम पे दिए गए कि वो पख्तून लड़कियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन ना तो पाकिस्तान की पख्तून बरादरी के लिए ना अफगानिस्तान की पख्तून बरादरी के लिए उसने कुछ किया। ग्रेटा थुनबर्ग, मलाला यूसुफजई एक स्कैम है वेस्ट के इकोसिस्टम का, लेकिन उनको हमारी याना जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। तो जरा आपसे हम पूछेंगे कि आपने रेफरेंस दिया था कि आई एम नॉट मलाला यूसुफजई, तो आई एम हैप्पी अगर आप मलाला यूसुफजई होती तो मैं इस वक्त आपके पास ना बैठा होता। आप बताइए आपने क्यों कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ? मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी कि एक मुस्लिम लड़की जो है इंडिया में बहुत खुश है, बहुत सेफ है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है रेफ्यूज पे भागने की। ठीक है, आई वॉन्टेड टू स्लैप दिस ऑन द फेसेस ऑफ दोज टूल किट मेंबर्स जो पैसे ले लेकर, एक ट्वीट करने के लाखों रुपए लेते हैं, पैसे लेकर इंडिया को बदनाम करने के लिए यहाँ पे यूके में बैठे हैं। ठीक है ना, इनको जैसे आपने कहा, इनको पख्तून लड़कियों के लिए, इनको एजुकेशन, लड़कियों को एजुकेशन फरमान करने के लिए काम करने की इनसे उम्मीद थी कि ये काम करेंगे, क्योंकि इसको क्यों गोली मारी गई मलाला को, वो कहती है ना कि इसको गोली मारी गई क्योंकि ये एजुकेट होना चाहती थी। तो ये उन लड़कियों के लिए आवाज़ उठाए ना जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ रेडिकलाइज सोसाइटी, एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी की वजह से एजुकेशन की जिनको इजाज़त नहीं मिलती, उनके लिए आवाज़ उठाए ना। इंडिया में भाई कौन सी ऐसी लड़की है जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही है या एजुकेशन मिलने से रोका जा रहा है? तो आप इंडिया के खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हो? जो आपका काम है वो करो ना, पैसे लेकर ये टूल किट वाला काम क्यों कर रहे हो? आप आते हो यहाँ पे रेफ्यूज लेकर और यहाँ पे बैठ के दूसरे कंट्रीज के बारे में आपको कमेंट करने का क्या हक किसने दिया? क्या आप इंडिया कभी आए हो? क्या आपने देखा है वहां पर क्या हो रहा है?
यहाँ बैठ के आप आईएसआई का एजेंडा चलाओगे यूके में रेफ्यूजी बनकर, और आपको लगता है कि भारत की लड़कियां चुप बैठेंगी? ये नहीं होने वाला है। याना जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारी दुआएं प्रार्थना आपके साथ हैं कि आप एक तरह का जिहाद कर रही हैं, क्योंकि सच बिल्कुल। बोलना इज अ जिहाद। बिल्कुल जिहाद इज नॉट ए वायोलेंस, जिहाद इज ए नेम ऑफ एन आइडियोलॉजी। कि आप सच बोल रही मैं हैं। आपको बताऊं, ये जिहाद मैं उन लोगों के साथ भी कर रही हूँ जो मेरे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं भारत के बाहर बैठकर, और उनमें कई ऐसे भारतीय भी हैं जो भाग चुके हैं। कई अरुंधति रॉयज हैं यहाँ पर जो बैठे हैं रेफ्यूज लेकर, जो भारत को इसी तरह बदनाम करते हैं। ठीक है, आपको यूके में रहना है, मैं समझती हूँ, खूबसूरत देश है, मैं भी चाहूंगी कि कुछ साल यहाँ रहूं, फिर उसके बाद भारत वापस चली जाऊं। इसमें कुछ बुराई नहीं है, आप मेहनत करो, मेरिट पे आओ, रहो, मगर पॉलिटिकल असाइलम लेके आओगे शॉर्टकट लेकर और फिर यहाँ पे बैठ के इंडिया को बदनाम करोगे, ये बंद करो, क्योंकि ये नहीं चलने वाला। एक तो ये है, एक मेरा जिहाद ये है कि मैं भारत की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी। दूसरा मेरा जिहाद ये भी है कि जो इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं, जो ये एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से हदीस खुद लिख कर ले आते हैं सामने कि ये हदीस में ये लिखा है, वो हदीस में ये लिखा है, काफिरों को मारना है, माइनॉरिटीज की राइट्स छीननी है, ऐसे करना है, वैसे हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाई, ये सब जो गलत गलत चीजें इस्लाम को पॉलिटिसाइज करते हैं। एक वो रिलीजन है, जैसे आपने मुझे समझाया कि इबादत करें, स्पिरिचुअल रहें, चैरिटी करें, ज़कात दें, रोज़े रखें, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आप इस तरह को पॉलिटिकल इस्लाम को अगर आप स्प्रेड करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे, उसको पॉलिटिकल बना के, वो तो पॉलिटिकल रिलीजन है ही नहीं। कुरान में कौन सी लाइन दी गई है जो सियासत से जुड़ी हुई है? कोई नहीं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल लाइन। और जहाँ भी कहीं भी अगर मारने की बात है भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में है, वो भी डायर कॉन्सिक्वेंसेस में, जो एक ऑर्डर में लिखा गया है, और वो ऑर्डर कोई नहीं देखता, सिर्फ वही लाइन दिखाई जाती है बार बार कि भाई देखो इसमें काफिरों को मारने का फरमान दिया गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें बदनाम ये लोग नहीं करते, सबसे ज्यादा हमें बदनाम वो इदारे करते हैं, देवबंद, ये वो जो इस तरह के जो इदारे हैं, ये हमें सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं, क्योंकि ये जो हैं बार बार जो है गवर्नमेंट के खिलाफ केओस फैलाना, प्रोटेस्ट फैलाना, हर एक चीज़ पे रिएक्शन देना, स्ट्रॉन्ग इस तरह के भड़काऊ भाषण देना, जिसकी वजह से लोग हिंदुओं को अटैक करते हैं जाकर, या स्टोन पेल्टिंग करते हैं। जैसे कि वहाँ पर जब मदरसा के लिए जब क्लोजिंग ऑर्डर आया था, तो वो जो कौन था वो बंदा, हाँ कौन था उसका नाम, तारिक रजा, हाँ, जैसे कि तारिक रजा, उसने क्या किया, उसने भी तो इस्लाम को यूज किया है पॉलिटिक्स के लिए। जो इस्लाम को पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं, इनके ऊपर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इनके खिलाफ जी जी, और जारी रहेगा, और हम जारी आपके साथ हैं, और हमारा ये कॉमन गोल है। और थैंक यू वेरी मच याना जी। मुझे पता है कि यहाँ पे इस वक्त काफी लोग आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे हैं, आपने फिर भी टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। बड़ी लॉन्ग डिस्कशन थी, बड़ी लॉन्ग, मतलब कि 40+ मिनट, काफी सवाल, मतलब काफी सवाल किए हैं, काफ़ी सवाल। मुझे जो सबसे ज़्यादा अहम सवाल, कश्मीर के मुद्दे पर भी आऊँगा, जो आरफ अजाकिया ने किया कि ये अखंड भारत ही है, महाभारत अखंड भारत है, तो सिंधु देश और बलूचिस्तान के अलहदगी के लिए क्या इंडिया को ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान को करना, अपना सिंधु देश के लिए और बलूचिस्तान के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खूब भाई, तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है या करेगा? उस पर जो याना मीर ने जवाब दिया वो बड़ा मतलब ढका छुपा था। उन्होंने कहा ये डिप्लोमेटिक, हम ओपनली नहीं सपोर्ट कर सकते, ग्लोबल यानी कि डिप्लोमेसी है, तो ये ओपनली का मतलब है कि ओपनली नहीं कर सकते, अंदर अंदर से कुछ कर सकते हैं। वो तो तुझे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बलूचिस्तान के अंदर वो जो नारे लगते हैं अलहदगी की, इसके अंदर इंडिया मुलवस है, मतलब कि राज उनकी है, वो मुलवस है, जिसको हमेशा मेजर गौरव आर्य साहब कह रहे हैं, उनके एंकर साहब है, वो बहुत ज़्यादा नकली उतारते हैं पाकिस्तान को, रा रा कर, किस तरह भी पाकिस्तानी को बोलना नहीं आता।
तो वो राज जो इनकी है वो मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर। जैसे पाकिस्तान की एजेंसी वो कहते हैं खालिस्तान को सपोर्ट करती है, आपने सुना होगा ना, काफी बार सुना होगा कि पाकिस्तान की ISI खालिस्तानियों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, इंडिया के अंदर भी सपोर्ट करती है। इसी तरह इनकी राज वो हमारा अलहदगी जिस तरह 71 में बांग्लादेश बनाया था, इस तरह वो बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। उस वक्त वो अलहदगी के लिए बनाया था, इस वक्त वो चाहते हैं एक अब वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम खुद उठे। इवन कि एक बलूचिस्तान की एक महिला है, एक औरत है पाकिस्तानी, वो इंडिया में बैठी हुई है, बलूचिस्तान की है, इंडिया में बैठी हुई है। वो बातें जाके उनके बहकावे में आ गई, उधर जाके पाकिस्तानी बच्चों को मतलब है कि इंडिया को एक गोली भी ना चलानी पड़े, तो जो बलूचिस्तान की आवाम है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ सामने खड़ी हो, यही मकसद है। और क्या है, वो बलोची औरत बलूचिस्तान के अंदर पैदा हुई, पढ़ी लिखी इधर, क्या वो एक ही औरत है जिसको हकूक नहीं मिल रहा, दूसरे के हकूक लेके बैठे हुए हैं। वो इंडिया चलेगी, उधर जाके बलूचिस्तान की आवाज बना रही है, किसी की वकील बन के बैठी हुई है। हम भी तो गलत कर रहे हैं ना कहीं हमें खुद को भी तस्लीम करना चाहिए भाई। हम सारे अगवा किया जाता है, उनका कुछ बताया भी क्या नहीं। पंजाब में अगवा नहीं होते बच्चे? पंजाब में तो अभी शुरू हुआ है ना, पंजाब में नहीं हुआ। इधर बेरोजगारी नौकरियां मिल रही है, कोई इदारे काम कर रहे हैं, क्या हमें कुछ सहूलतें मिल रही है? पता ही नहीं बताया। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हमारे जो वोट का इतना बड़ा डाका लग गया, हमारी आवाज नहीं हम निकाल सकते, हम रोड पे जाते हैं पकड़ के जेल में चले जाते हैं। तो ये तो सिलसिला अभी शुरू हुआ है ना, पहले तो बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ। तो भाई बलूचिस्तान के साथ हम भी उतनी ही दुख झेल रहे हैं, हमारे भी 18,000 बच्चे जेल में है, वो बहुत कोई मुलाकात नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अभी आपको अभी सेक लगा है, आपको अभी तपश आई है। वो नहीं कोई तपश नहीं भाई। अच्छा। बात इतनी है कि इंडिया मुलव्वस है बलूचिस्तान तोड़ने में। अच्छा, पाकिस्तान की ISI है खालिस्तान के साथ। आप मौका क्यों देते हैं? ये दोनों भाई यकूब, आप मौका क्यों देते हैं? तो इसी दोनों कंट्रियों में आप बहुत बड़े मुल्क में भी एजेंसियां हैं। आप कह रहे हैं कि ISI मुलव्वस है खालिस्तान की। बिल्कुल, मैं खुला कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ। खालिस्तान को बनाने के लिए हमारी ISI कोशिश में है, और मैं वो ओपन ही कह रहा हूँ कि इंडिया की जो एजेंसी है राव, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को तोड़ने में मुलव्वस है। ये दोनों कंट्रियों में दोनों एजेंसियां मुलव्वस है, ये हकीकत है। खालिस्तान का नामो निशान भी नहीं है इंडिया के अंदर। अब भाई पाकिस्तान के अंदर इधर भी खालिस्तान को आवाज ये इधर भी पाकिस्तानी एजेंसी जो वो शरेआम खुला कहेगी कि आओ निकलो हमारे साथ, हम हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना। एजेंसी का मतलब क्या होता है? खुफिया काम करना। यकूब भाई मुझे मौका दे। अच्छा, बात हुई थी शुरुआत कश्मीर से, क्योंकि वो कश्मीर की बेटी है, जो उसने लंदन के बैठ कर वो एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ी शानदार स्टेटमेंट थी, और उसके जो पैगामात थे पाकिस्तानी के लिए बड़े वाज़ेह थे, और आज इस इंटरव्यू में भी बिल्कुल पैगामात उनके वाज़ेह थे, हैं भी। उन्होंने कहा कि जो टूरिस्ट थे पहले नहीं आते थे, आप टूरिस्ट की तादाद चेक कर लें, मतलब पहले के मुकाबले में 10 साल 15 साल पीछे चले जाए, वो बात कर रही थी 15 साल पीछे चले जाए। आज टूरिस्ट चेक कर लें, औरत की पावर पहले चेक कर लें, आज चेक कर लें, लोगों बच्चों की जो मतलब तालीम की शरह या बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो चेक कर लें, आज चेक कर लें, पहले 15 साल। हॉस्पिटल्स की जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो चेक कर लें और आज चेक कर लें। तो उन्होंने कहा कि आज बहुत बदल गया है कश्मीर, और ये बात जाना मीर साहबा की ठीक है भाई। तेरे आजाद कश्मीर के अंदर नेट के बाद गूगल पे सर्च कर ले, मेरा तो यार जान कश्मीर में नहीं, आजाद कश्मीर के अंदर रहता है। जब आजाद है वो मेरा कैसे हो गया? यार बात सुन, तू एक रट्टा ना लगाया कर, मेरा कैसे? कल भी आपने ऐसे रट्टा बेवकूफ वजह से सवाल किया, आज भी तू वो कर रहा है। तू गूगल के ऊपर में बात कर, तू चेक कर, तेरे कश्मीर के अंदर 4 यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अच्छा, कॉलेज बन के, मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, रोड और बन इंडिया के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी है? भाई मैं कोई कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं कर रहा हूँ पहले नहीं था तो नहीं था, आज है तो है। कितना पैसा आज हो रहा है? यकूब भाई कितना पैसा दिया पाकिस्तान कश्मीर को आपने? भाई आप एक मुझे ये बताओ, 4 यूनिवर्सिटी क्या जादू से बन गई है? वो मेडिकल तुम्हारे कॉलेज जादू से बन गए, यकूब भाई वो तो कश्मीर में रोड अब नए बने वो जादू से बन गए।
इंडिया 14 मिलियन की आप बात बिलियन, करना चाहेंगे, बिलियन, बिलियन की बिलियन। बात करना चाहेंगे, बिलियन। अच्छी बात दे, 14,000 बिलियन दे, 14 खरब बिलियन दे, हमें कोई इतराज नहीं, हमें खुशी है उनको हक मिले जो 70 साल में नहीं मिला, आज आपको मिल भी गया। देना चाहिए ना। लेकिन तो मैं कह रहा हूँ आप गूगल करो, पाकिस्तान के अंदर आप यूनिवर्सिटियां पहले नहीं थी बन रही है, पहले रोड नहीं थी सही बात बन रहे हैं, पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थी आप बन रहे हैं। आप नहीं यकीन करते तो एक रमजान का महीना 11 तारीख से स्टार्ट है, उसके बाद मैं खुद अपने भाई के पास जा रहा हूँ, भिम्बर आजाद कश्मीर भिम्बर, जहाँ अभी नांदन का जहाज गिरा था उस जगह का विजिट करने मैं जा रहा हूँ। मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, मैं वहां जाके विजिट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, और मैं वो जो यूनिवर्सिटी बनी है और जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो नए रोड बने हैं, जो स्कूल बन रहे हैं, उनकी वीडियो बनाऊंगा। बना के हम अपने पेंडू रिएक्शन पे वो तारक भाई का उसके ऊपर लगाएंगे भी भाई, सबूत के तौर इंडियन भाइयों को भी दिखाएंगे कि चलो कुछ ना कुछ बराबरी कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं 70 साल बाद कुछ ना कुछ हमारी तरफ भी कोशिश तो शुरू हुई। ये कह रहे कि आप पाकिस्तान में आज भी नहीं है, ये गलत है। वो जना मीर तो करी पीओ के में इंटरनेट है ही नहीं, है भाई है, वो कह रही जो को मैसेज लेकिन करना होता जो इंडिया में चलते रहे, फॉरेन की की चलती फैमिली जो पीओ के में होंगी ना, वो उनको इन्फॉर्म करती तो होगी। भाई मैं भी जिस लड़के की बात कर रहा हूँ वो आर्मी को उसका वालद है, उसका मामू है, वो जिंदा है, वो जम्मू कश्मीर के नहीं आजाद कश्मीर के हैं, अभी तक भी है, उसका नेट भी उधर चलता है। मेरा भाई क्यों नहीं मानते आप मुझे बताएं, उधर कैसे सर्विस आ रही है, इंटरनेट कैसे चल रहा है, मोबाइल कैसे चल रहे हैं। वो कहता उधर भी नेट की सहूलत है, लेकिन इंडिया जैसी नहीं, जम्मू कश्मीर जैसी उतनी पावर वाली नहीं है। याकूब भाई आपको लगता है कि जो इंडिया के अंदर एहतजाज उसकी भी बात की जना मीर साहब ने, कौन सा है वो फार्मर्स का, उसके अंदर खालिस्तानी है, उसमें एक भी खालिस्तानी नहीं, ये तो कहा जा रहा है। वो टोटल के टोटल हिंदुस्तान के जो है ना वो किसान है। वो यार हम तो बातें करते हैं याकूब है, उनको किसानों को बड़ी उधर सहूलतें हैं, तो फिर वो किसान एहतजाज क्यों कर वो रहे हैं? यार वो उनका मुद्दा और है मेरा भाई, क्या थोड़ा मुद्दा? सा वो एक तो दिहाड़ी जो होती है ना, दिन की दिहाड़ी एक दिन की, वो कहते हैं 700 रुपया अच्छा उजरत उसको बोलती है, वो कर दो 700 रुपया। कुछ उनकी और डिमांडे हैं, 5-6 डिमांडे हैं, और वो हक बनता है बजाय इसके, मतलब कोई और वीडियो आ गई तो उसके ऊपर ये लफ्ज बोलेंगे, बाकी ये उसके ऊपर बोलेंगे ये वीडियो कश्मीर के ऊपर है। तो कश्मीर डेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर में सब कुछ अच्छा ओके की बात है जम्मू की, और हमें खुशी है, हम तो खुश हैं। अब मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों और सियासतदानों से बोलना चाहूँगा कि आप खुदा के वास्ते छोड़ दो उनको आज़ाद कराना, छोड़ दो उनके बारे में सोचना, आप अपने बारे में सोचें, अपने मुल्क की, अपनी जमहूरियत के बारे में सोचें, अपने इमेज के बारे में सोचें, अपने किसी तालीम के बारे में, सेहत के बारे में सब कुछ सोचें। किसी ने नहीं सोचा। आप उनकी बातें करना छोड़ दें भाई, वो आज हमसे खुशहाल और खुश और खुशहाल हो चुके हैं भाई, और इस वक्त तो इंडिया का सारा जो फोकस है वो जम्मू कश्मीर पे है भाई। हमें उनकी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो हमारी कहीं जम्मू के आजाद कश्मीर की हेल्प करें भाई। वो आरिफ जाकिया ने भी ये बात तस्लीम की, क्योंकि वो कहता है कि मैं कश्मीर में इंडिया में चक्कर लगा चुका हूँ, उसने एक वाक़या भी सुनाया अहमदाबाद में, वो वाक़या भी पता है। उसके बात करने का मकसद ये है कि उधर के मुसलमान, उन्होंने ये सबूत दिया है, आरिफ जाकिया साहब ने ये चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी है कि उधर के मुसलमान इंडिया की गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिसी से 110% खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये झूठ है। अच्छा, मैं तुझे पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, जितने तो कहते हैं ना ये सारे ही खुश हैं। सारे तो कभी भी किसी सैयद के नीचे भी कभी मुरीद भी खुश नहीं हुए, कभी सदर के नीचे खुश नहीं हुए, कभी वजीर आज़म के नीचे सारी कौमें खुश नहीं होती। मैं तुझे हकीकत बताऊं, ये कहना आपका या जाकिए का कि टोटली खुश है, ओके की बात है, ये झूठ है। 100 में से 10 तो लाजमी आवाजें उठाते हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे मिर्जाई हैं, चाहे मुसलमान हैं या ईसाई हैं, आवाजें उठती हैं, हर कंट्री में उठती हैं। मुकम्मल आप नहीं कह सकते कि मुकम्मल ओके की आवाज पीछे है, ये नहीं है हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उनको हकूक मिल रहे हैं। यकूब भाई, कहीं आवाजें उठती भी हैं, हकूक मिलने के बावजूद भी उठती जाती। किसानों को इतना रिलीफ मिलता है, आप खुद कह रहे हैं, तो फिर किसान क्यों आवाज उठा रहे हैं? हाँ। तो वो किसान अकेला नहीं, कोई ना कोई वो साहिब पंजाब के किसान नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान
बलोचिस्तान के कई स्टेटों के किसान हैं, अकल्ले वो पंजाब, इंडियन पंजाब, चढ़ते पंजाब के नहीं है। यकूब भाई आपने पीछे अभी इसी वीडियो में ये चीज़ मानी कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो खालिस्तान बनाने में मुलव्वस है, तो एक मिनट मैं नहीं सवाल मानता था, लेकिन अब यकीन हो गया। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपने ये चीज़ मानी, तो फिर जो कश्मीर के अंदर पहले होता रहा, इंडियन कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में जो होता रहा है, उधर स्टोन पैलेटिंग, ये लोगों को वर्गलाया जाता है। याना मीर ने भी ये बात की कि इसके अंदर पाकिस्तान की एजेंसियाँ और पाकिस्तान मुलव्वस था, क्या इस चीज़ को भी मानते तो हैं? ये हकीकत है, हैं? बिल्कुल हकीकत है। एक्सीलेंट भाई, आज तो आप ये बिल्कुल जब पता ही अब चला भाई बातों का, अच्छा, ये बिल्कुल हकीकत है। तो फिर बुरा नहीं करते रहे हम उनके साथ? तो अच्छा कब कहा है हमने कि वो अच्छा हो रहा है? नहीं यार, अगर दूसरे मुल्क के अंदर हम तखरीब कारी करेंगे तो बुरी अगर तो ये तो वो गलत है। अगर तो वो इंडियन आर्मी के साथ हमारी आर्मी लड़ाई करती ना, तो फिर तो मैं बुरा नहीं कह सकता, फिर तो ठीक है, दोनों आर्मी को लड़ाई होती, जंग होती। लेकिन आप ये सिविलियन को मारना, अगर जब आम कश्मीरी है, कश्मीर के अंदर कश्मीर के अंदर चाहे वो हिंदू कश्मीरी है, ईसाई कश्मीरी है, सिख कश्मीरी है, मुस्लिम कश्मीरी है, जो भी कश्मीर में रहते हैं वो कश्मीरी ही बोला जाएगा ना। अगर बेगुनाह है, उनके ऊपर जो गोली चलाएगी, उनको बच्चों को जो उन्होंने मारा है, जिस तरह मारा, बेदर्दी से मारा है, वो गलत था और है। मैं आज भी कहता हूँ वो गलत था। हाँ, इंडियन आर्मी के साथ पाकिस्तानी आर्मी की कुछ झड़प होती तो वो तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी ने अच्छा किया है, इंडियन आर्मी के ऊपर फायरिंग की है। वो मैं किसी इंडियन से डर के बगैर कह रहा हूँ, और मुझे डर भी नहीं इंडियन का। वो अगर मेरे फौजी इंडिया की फौज को गोली चलाते तो मुझे खुशी होनी थी, क्यों दोनों ने उधर उधर गोली चलाते हैं ना। कभी ऐसा होता है इंडियन की गोली से मेरे फौजी मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कभी इधर से गोली चलती है, इंडियन फौजी शहीद हो जाते हैं। वो भी माओ के बच्चे, उनको भी दुख होता है, हमारी माओ के बच्चे, हमें भी दुख होता है, लेकिन वो आए गए काम चलता रहता है, जो वो बाउंड्री में खड़े होते हैं उसका दुख नहीं होता। दुख होता है जो आम आवाम को मारा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में मारा गया है, वो दुख की बात है। आज आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। वो जो बम्बई के अंदर ताज होटल के अंदर अजमल के सामने किया था, ऐसी बातों का दुख होता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप यकूब भाई आज दे रहे हैं, मैं तो खुद ही भाई मैं जो पहले नहीं पता था भाई, तो नहीं पता था, जब पता लगा, देखा है, सुने, अपने एंकरों की बात सुना है, कुछ पढ़ा है, तो अब पता चलेगा कि मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फेलियर वो है जो आंखों से देख के भी नहीं मानना, जो गलती की उसको हो पता भी फिर ना माने, वो सबसे बड़ा जुल्म बल्कि हो जाता है। वो जुल्म होता है। जब हमने आखिर अभिनंदन ने सॉरी वो जो हमारा अजमल के साथ गया था, हमने मान भी लिया, देख भी लिया है, सबूत भी आ गए, फिर भी हम कहें कि वो अभी सच्चा था, वो हमारा मतलब उसने नहीं किया, वो पाकिस्तान नहीं था, फिर ये हमारी डिटाई है। बिल्कुल उसने किया था ताज होटल के अंदर, वो बम्बई में जो था, तो उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। मुझे तो खुदा की कसम दुख होता, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, उन माओ बहनों का, बुजुर्गों का क्या कसूर था। अरे बेगैरत, अगर तो आपने कितनी हिम्मत है इंडिया की आर्मी के साथ लड़ लेता, अगर तेरी इतनी जरूरत थी इंडिया की आर्मी के साथ, मतलब नहते पर वार तो पता चलता कौन सी मर्दानगी, नहीं नहते पर जो वार करना कौन सी मर्दानगी? कोई मर्दानगी नहीं, बेगुनाहों को मारने की कोई मर्दानगी होती है। बिल्कुल असल अजीब बात है भाई। आज वाकई में वीडियो भी शानदार थी, यकूब भाई ने भी आज मुझे भी चौंका दिया। उम्मीद है कि आपको भी ये चौंक रहे होंगे आप, ये भी बातें आप भी सुनकर। शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।